नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नेबरिंग कंट्रीज सीरीज के तहत बांग्लादेश पर चर्चा करने जा रहा हूं। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान ही हुआ करता था। भारत जब विभाजित हुआ था तो दुनिया के सामने दो देश सामने आए, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन ये जो पाकिस्तान था ये दो रूपों में था। इसी दिशा में चलते हुए हमें बांग्लादेश का अध्ययन करना है और इसके साथ साथ हमें जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको हमने साथ लेके चलना है और उसी को आधार बनाकर हमने बांग्लादेश का टॉपिक तैयार करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए बांग्लादेश। देखिए, सबसे पहले यदि हम कहें बांग्लादेश के बारे में तो इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं नदियों का देश। आप नॉर्मल इसको याद रखें। बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों से निकलने वाली वितरिकाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे नदियों का देश की उपमा दी गई है। एक बात और है, जैसे हम बांग्लादेश के इस मैप को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को ये मिलता है कि ये वाला जो एरिया है ये इंडिया है। इधर भी इंडिया है और इधर भी इंडिया है और इसके नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी है, ये पानी है। क्लियर? और यहाँ पर इस साइड में म्यांमार है, म्यांमार है यहाँ पर। और ये बांग्लादेश, और यहाँ पर इसकी जो राजधानी है ये है ढाका। ये आप कह सकते हो इसकी राजधानी है, कैपिटल। अब देखिए, कई स्थान है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर इस साइड में हम कहें तो एक स्थान है महास्थानगढ़। महास्थानगढ़, ये जो महास्थानगढ़ है ये बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर है। बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर माना जाता है ये। क्लियर? जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता टाइप में आप इसको मान सकते हो। इसी तरीके से ये बंगाल की खाड़ी है, इधर पानी है। पानी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ एक स्थान है, इसका नाम है कॉक्स बाजार। ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ये एक तरीके का बीच है। बीच आप समझते हो ना कि हम बीच पर घूमने गए थे, उस टाइप का है ये। और इसकी खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। ये सबसे बड़ा बीच है। इसी तरीके से इसके ऊपर की तरफ जब आप जाओगे यहाँ पर एक स्थान मिलेगा आपको चट्टगांव, जिसको कई जगह चट्टोग्राम भी लिख देते हैं। एक ही बात है ये। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में इस गांव का काफ़ी योगदान रहा था। मास्टर दा के नाम से ये यहाँ पर एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। इन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये जो चट्टगांव है ये है बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह, आप समझ गए होंगे, व्यापारिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, सीमा कौन कौन सी स्पर्श करती है? इंडिया और म्यांमार की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस भौगोलिक, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भौगोलिक स्थिति है इसकी। आप जानते हो भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसी को आधार बनाकर हम नेबरिंग कंट्री सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ अपने बेसिक बातें ध्यान रखनी है। जैसे नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं जो बांग्लादेश से संबंधित है। जैसे हम कहें, एक तो है जमुना नदी,
ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है। एक पद्मा नदी है। ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। याद कीजिए, हम क्लास में ज्योग्राफी में जमुना नदी, पद्मा नदी पढ़ते हैं जब हम गंगा नदी तंत्र को करते हैं। एक नदी और है जो भारत और बांग्लादेश दोनों से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो तिस्ता नदी। ये जो ऊपर का क्षेत्र है, तिब्बती क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलकर भारत होते हुए बांग्लादेश में जाती है। लेकिन इस पे कुछ विवाद चल रहा है इसके पानी को लेकर। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आप लिख दीजिए भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। क्या यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तिस्ता नदी जल परियोजना, और उसी के तहत एक विवाद का कारण बना हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा बांग्लादेश का जो नेशनल पार्क है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक नेशनल पार्क है बरैया ढाला। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बस इतना ध्यान रख लीजिए और कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अब मैं बांग्लादेश की भौतिक स्थिति के बाद में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हमें बांग्लादेश कैसे बना, उसमें भारत का क्या सहयोग रहा, नेशनल मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है, इसको कनेक्ट करके हमने पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत आप सभी जानते हो पहले एक हुआ करता था। कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था, एक भारत हुआ करता था। विभिन्न परिस्थितियों के चलते नया राजनीतिकरण हुआ। उस राजनीतिकरण के तहत भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन हुआ 47 में। यहाँ आप कह सकते हो भारत का विभाजन 1947 में हुआ, और विभाजन के तहत दो पोर्शन बने। एक तो बना इंडिया, और एक बना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बना था ये दो रूप में बना था। एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, और एक ये इस साइड में बंगाल की खाड़ी को टच करता हुआ ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये दो जो स्थान है ये पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आए, और इसके नीचे जो है आप सभी जानते हो बंगाल की खाड़ी है, अभी अपनों ने बात भी की थी। तो ये पाकिस्तान दो रूपों में हमारे सामने आया था। आप ये कह सकते हो ये पाकिस्तान था, दो रूप बने इसके। क्लियर? अब देखिए, राजनीति हावी थी, तो पाकिस्तान में जो राजनीतिक पार्टी थी, मैं पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां थी PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और इसके जो नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इसके नेता थे यहाँ पर। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, यहाँ भी राजनीतिक पार्टी थी, और यहाँ जो राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। आप वर्तमान में सुनते भी होंगे शेख हसीना। ये जो अवामी लीग है, इसके जो नेता थे
ये थे शेख मुजीबुर रहमान। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कोई पार्टी ज़्यादा हावी रहती है, कोई पार्टी कम हावी रहती है। ये तो देखिए दस्तूर है, और पार्टी के संदर्भ में आप इसे इंडिया के लेवल पे भी आप देख सकते हो। इंडिया में भी कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी हावी रहता है। इसी तरीके से इन पार्टियों के मध्य भी अंतर्द्वंद चल रहा था। वे हम ज़्यादा बेस्ट हैं, अलग अलग विचार होते हैं, क्लियर। और विचारों का ही ये आप ये कह सकते हो कन्फ्यूज़न होता है, या विचारों की एक लड़ाई होती है जिसके तहत विभिन्न परिणाम आते हैं। सब अच्छा चल रहा था। अब हुआ क्या, पाकिस्तान में चुनाव हुए। पाकिस्तान में चुनाव हुए। अब ओबियसली बात है, दोनों पार्टियों में भाग लिया। और पाकिस्तान में जो चुनाव हुए ये हुए 1970 में। और ये जो चुनाव हुए तो दोनों पार्टियों को अच्छा बहुमत मिला। दोनों पार्टियों को बहुमत मिला। अब बहुमत मिला, लेकिन हुआ क्या, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है जिसमें जो ट्रिपल पी पार्टी है, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने क्या किया, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है इसको सरकार बनाने के लिए इनवाइट ही नहीं किया, और सरकार बना ली, और उल्टा शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। तो ये कुछ घटनाक्रम हुए इनको बहुमत मिलने के बाद में। ये क्या हुए, आप यहां लिख दीजिए आगे के जो घटनाक्रम हुए। एक तो पहला लिखो, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला पॉइंट लिखिए, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरा लिखिए, सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। दो कारण थे ये। अब दो कारण थे, तो यहां पर फिर क्या हुआ, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है यहां विद्रोह हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। इसका परिणाम ये निकला। और इस विद्रोह के तहत जब ये विद्रोह हो गया तो पाकिस्तान से सेना आई, पश्चिमी पाकिस्तान से। अब भाई इसका विद्रोह का दमन कैसे करेंगे, इसके दमन के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से सेना भेजी गई। ये जो सेना भेजी गई, इसको जो लीड किया था जनरल नियाजी ने। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, जनरल नियाजी कौन थे। अब जनरल नियाजी को भेजा गया, तो फिर ये जो पूर्वी पाकिस्तान है इसका भारत ने समर्थन किया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और समर्थन करते हुए कई बांग्लादेशी जो थे उनको भारत में शरण दी। और शरण के बाद में भारत के सहयोग से ही एक मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया। और मुक्त वाहिनी जो सेना है इसने इस सेना का विरोध किया, और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान ने अलग होने की घोषणा कर दी कि हम नया देश बनाएंगे। तो एक इसके नीचे लिख दीजिए, भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ।
अब ये जो मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ, अवामी लीग के नेतृत्व में हुआ था, भारत ने सहयोग किया था। इसी के चलते यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया गया कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हम बांग्लादेश है, मतलब यहाँ पर बांग्लादेश की बात आ गई थी। तो जो 26 मार्च, एक डेट आपको याद रखनी है, 26 मार्च 1971, इसको क्या कराया गया, बांग्लादेश में मुक्ति दिवस मनाया गया। आप बांग्लादेश भी कह सकते हो, पूर्वी पाकिस्तान भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश आ गया था। क्लियर। और मुक्ति दिवस मनाया गया। हालांकि बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी थी, लेकिन फिर भी ये जो 26 मार्च 1971 है, इसी को ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, इंडिपेंडेंस डे। हालांकि प्रक्रियाएं आगे भी चलती रही, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। अब कैसे हुआ उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी बन गई। यहाँ पर स्टोरी में आपको यहाँ पर ये छोड़कर जा रहा हूँ कि पश्चिमी पाकिस्तान से जनरल नियाजी के नेतृत्व में सेना आई और यहाँ पर अवामी लीग ने भारत के सहयोग से मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया और 26 मार्च 1971 को ये डिसाइड कर लिया गया कि अब हम पूर्वी पाकिस्तान नहीं हैं, अब हम बांग्लादेश है और हम पाकिस्तान से अलग हैं और हम जो अलग हुए हैं वो हम बांग्लादेश के रूप में हुए हैं। इसी कारण से 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद में अब क्या घटनाएं घटित हुई। जब मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ, भारत के सहयोग से हुआ, तो पाकिस्तान पूर्ण रूप से तिलमिला उठा और इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हमारे सामने आया। अब ये कैसे हुआ अभी बात करेंगे हम इसकी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद में हमने जो हमारे सामने जो पिक्चर सामने आई वो ये पिक्चर है। पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान, अभी डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, बीच में इंडिया। अब देखिए, समस्याएं इन दोनों के बीच में चल रही थी। ये पाकिस्तान था, लेकिन भारत ने इसका समर्थन किया मुक्ति वाहिनी सेना के रूप में। याद कीजिए, अभी बात की थी आप लोगों ने। जब इसका समर्थन किया तो फिर इसका परिणाम क्या रहा भाई? परिणाम यही होगा, जो यदि भारत इसकी सहायता करेगा तो युद्ध की संभावना जो है प्रबल हो गई। अब जब युद्ध की संभावना प्रबल हो गई तो भारत को सहयोग भी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत इसने उस टाइम जो रशिया था, जिसको उस टाइम हम USSR के नाम से जानते थे, उसके साथ एक समझौता किया। तो युद्ध की संभावना हुई तो भारत व USSR के मध्य समझौता हुआ। भाई हम युद्ध कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि एक सपोर्टर चाहिए दो जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी मदद कर सके। तो ये जो समझौता हुआ था ये सितंबर 1971 को हुआ था और इसके बाद में 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद में 6 दिसंबर 1971 को यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। यहाँ बांग्लादेश को मान्यता दे दी गई। उसके बाद में
17 दिसंबर 1971 को भारत विजेता रहा, भारत युद्ध जीत गया। अब ये भारत युद्ध जीत गया और यहीं पर ये जो डेट है आपने ध्यान रखनी है, इसी को ही माना जाता है बांग्लादेश का स्थापना दिवस। अब आप यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाएं। मुक्ति दिवस जो है, आपके सामने सारी स्टोरी चल रही है, इसको उस तरीके से लेके मत देखना कि भारत और जैसे भारत आज़ाद हुआ, उसका अपना एक बैकग्राउंड है। तो बांग्लादेश का जो मुक्ति दिवस है वो तो आप ये कह सकते हो कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस था। उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था और यहाँ स्थापना हुई थी, यहाँ मान्यता दी थी। मान्यता देना बहुत बड़ी बात होती है। हम ऐसे कहते हैं ना कि अभी जैसे हम बात करें, कोई मुद्दा होता है, भारत यदि पक्ष लेता है तो हम कहते हैं भारत ने समर्थन दिया है। एक तरीके का ये समर्थन था। ये एक चीज़ और बात करेंगे यहाँ पर, ये जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना का जो नेतृत्व किया था वो हम पहले भी कर चुके हैं, जनरल नियाजी थे। और भारत का जो नेतृत्व किया था ये किया था जनरल मानेकशा। आपको ये नाम याद रखने हैं, ध्यान रखें, जनरल मानेकशा थे ये। उसके बाद में जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता। ये जो शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ध्यान रखना। और जुलाई 1972 में हुआ था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो प्रधानमंत्री थी, वेल नोन है आपके लिए, इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पर इस शिमला समझौते में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं कि शिमला समझौते के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, शिमला समझौता कब हुआ था, इस टाइप से। तो 72 में हुआ था और युद्ध 71 में हुआ था। ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें कंफ्यूज कर जाती है। उसके बाद समय के चलते 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को मान्यता दे दी। इसके आगे लिख दीजिए 22 फरवरी 1974। ध्यान रखें, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। इसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। करते हैं हम उनकी बात में। आप थोड़ा ये ध्यान रखना है ये चीज़ें। भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? 6 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? 22 फरवरी 1974। जब आपके पुराने पेपर देखते हैं तो इस टाइप के पॉइंट्स की वहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में झलकियाँ मिलती है। तो ये ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बातें बताई है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन हैं। ये सिंपल क्वेश्चनों में नहीं आते हैं, ध्यान रखें ये। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसी घटनाक्रम के चलते बांग्लादेश में प्रथम राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख
मुजीम उर रहमान, ये बने। ये जो शेख मुजीम उर रहमान है, इनकी हत्या हो गई थी 15 अगस्त 1975 को, और ये हत्या की गई थी सेना के द्वारा। सेना ने विद्रोह करके इनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण से ये जो 15 अगस्त है, इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश का शोक दिवस, ये भी बहुत बार आता है। बांग्लादेश का शोक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में जब इनकी हत्या हो गई तो बांग्लादेश में तानाशाही शासन आ गया। तानाशाही शासन कह सकते हो, सैन्य शासन कह सकते हो। कई आए, लेफ्टिनेंट जनरल जिया उर रहमान आए, उसके बाद एचएम इरशाद आए, ये जो रहे थे 1975 से 1981, और ये जो रहे थे 1981 से 1989, यहाँ तक रहे इरशाद। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इनके जो प्रमुख, आप ये कह सकते हो, घटना जो घटी इनके काल में, ये थी सार्क की स्थापना। सार्क अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार इसको वीडियो में उपलब्ध भी कराया है। हल्की सी बात बता देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन। तो ये इसकी डिटेल तो आप वहाँ देख लीजिए, मैंने एक वीडियो उपलब्ध कराया हुआ है आपको, उसमें पूरी डिटेल है। अभी हाल फिलहाल की ही है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी बेसिक बात बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1985 को हुई थी। और ध्यान रखना, ये जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी ढाका में। ढाका में उसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है, ये काठमांडू में है। ये दो बातें कभी भूल मत जाना। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ढाका ही इसका हेड ऑफिस है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, इसकी जो स्थापना की थी वो 7 देशों ने की थी। तो इसमें जो सदस्य जब हम देखते हैं तो टोटल सदस्य आज की डेट में 8 है, लेकिन इसके सदस्यों को हम 2 पार्ट्स में बांट कर देखते हैं। एक तो संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर, मतलब जब स्थापना हुई थी तब कितने सदस्य थे, और एक जो बाद में कौन जुड़ा। तो अभी बात करते हैं। संस्थापक सदस्य 7 थे, और जो 8वां देश था वो कौन सा था, अभी बात करेंगे इसकी। देखिए, संस्थापक सदस्य में भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। और जो ये 8वां देश था, ये था अफगानिस्तान। ये 2007 में शामिल हुआ था। जब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि सार्क देशों का 8वां सदस्य देश कौन सा था, तो अफगानिस्तान, क्योंकि ये बाद में शामिल हुआ था। और मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि सार्क के संस्थापक सदस्य कितने थे, 7 थे ये। तो ये सार्क के संदर्भ में हमने बात की।
अब देखिए, इसी घटनाक्रम के चलते 1989 के बाद में बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हुई। मैं उसके बाद जो एचएम इरशाद है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तानाशाही शासन ख़त्म हो गया और इसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हुई। यहाँ लोकतंत्र की वापसी हुई। यहाँ हमारे सामने दो पार्टियां आई सामने। एक तो पार्टी आई अवामी लीग। अवामी लीग पार्टी सामने आई। एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी हमारे सामने आई। जो अवामी लीग है, इसकी जो नेता हैं ये है शेख हसीना। क्लियर। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो नेता है खालिदा जिया। आप अखबारों में सुनते होंगे, अभी ये जेल में है, जेल से इन्हें जमानत मिली, इस टाइप की घटनाएं सुनते रहते हो। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता है। तो चुनाव हुए। चुनावों के बाद में जो प्रथम प्रधानमंत्री बनी, ये बनी खालिदा जिया। ध्यान रखें, बांग्लादेश की प्रथम प्रधानमंत्री खालिदा जिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हो कि वर्तमान में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें प्रथम को अहमियत दी जा रही है। उसके बाद शेख हसीना बनी और शेख हसीना के बाद में वापस खालिदा जिया बनी। और खालिदा जिया के बाद में वापस शेख हसीना बनी। और ये जो है ये 2008 से अब तक है। अब तक है, 2008 से अब तक है। तो आप ये कह सकते हो ये वर्तमान प्रधानमंत्री है। आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, बांग्लादेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखें, शेख हसीना ये बांग्लादेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है। क्लियर। तो शेख हसीना सर्वाधिक समय तक बांग्लादेश की रहने वाली प्रधानमंत्री है। एक और बात बता दूं, ये शेख हसीना वर्तमान में पीएम है और वर्तमान में राष्ट्रपति पद भी होता है। तो लिख दीजिए वर्तमान राष्ट्रपति, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति। ये जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। इसके अलावा बांग्लादेश में जो प्रांत है ये 8 प्रांत है। ध्यान रखें, प्रोविंस बोलते हैं। और बांग्लादेश का जो संविधान लागू हुआ था ये 4 नवंबर 1972 को लागू हुआ था। और इसका थोड़ा सा बात करेंगे अपने, इसमें पार्ट कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं। अनुसूची 11, 153 और 4, 11 पार्ट्स हैं, 153 आर्टिकल है और शेड्यूल जो है वो 4 है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश की संसद को हम कहते हैं जातीय संसद। जातीय संसद। और ये जो जातीय संसद है इसमें जो मेंबर होते हैं 350। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना।
संसद में सदस्य आपको पता होना चाहिए और प्रांत कितने हैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री के तहत एग्जाम में आते हैं। ये जो जातीय संसद है इसको हाउस ऑफ द नेशन भी कहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मुद्रा। तो आप सभी जानते हो टका इस देश की मुद्रा है, करेंसी है। अब मैं बात करूंगा इस देश की प्रमुख फसलें। सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है इसके अंदर जूट, चावल, ये यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। इस संबंध में ये जो बांग्लादेश है इसका विश्व में जो स्थान है ये पहला है। ऐसा कहा जाता है कि 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश से आता है। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व में 50% जूट और जूट का सामान, विश्व में 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश से सप्लाई होता है। 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश से सप्लाई होता है। इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं विश्व में इसका स्थान पहला है। एक और फसल यदि आप कहना चाहो तो चाय कह सकते हो। एक बात और लिख दीजिए, बांग्लादेश में बांस व रत्न के वृक्ष पाए जाते हैं। एक पॉइंट और लिख दीजिए, बांग्लादेश की 50% आबादी किसान है। बांग्लादेश की 50% आबादी किसान है। अब मैं बांग्लादेश की कला और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, बांग्लादेश की कला और संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले यदि हम इसके प्रमुख उत्सव की बात करें, यहाँ की जनता जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इस कारण से ईद और जो नॉर्मल जो ईद उल जुहा हो गई, ये सारे ईद वाले प्रोग्राम इसमें होते हैं। दूसरा मुहर्रम, ये इसके महत्वपूर्ण उत्सव है, तो कोई खास बात नहीं है, एग्जाम के रूप में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय प्रतीक, सिंबल, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। इसमें जो नेशनल फ्लैग है ये इस टाइप का होता है। बीच में जो पोर्शन है इस टाइप का एक राउंड रिंग होता है। रेड कलर है और इसके आसपास जो है ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है। ये जो हरा कलर है ये बांग्लादेश में हरियाली का प्रतीक है। बांग्लादेश का हरा भरा होना इसका प्रतीक है। और जो रेड कलर है ये दो बातों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बांग्लादेश की स्वाधीनता में शामिल शहीदों का खून, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। और एक इसका और भी होता है, इसे कहते हैं बांग्लादेश में सूर्योदय का प्रतीक, सूर्योदय का प्रतीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो राष्ट्र ध्वज है इसका जो डिजाइन तैयार किया था, ये तैयार किया था कामरुल हसन ने। ये इसके डिजाइन थे, इन्होंने डिजाइन किया था इसको। और इसको जो एडॉप्ट किया गया था 17 जनवरी 1972 को।
जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, इसका है ओमार सोनार बांग्ला। ये जो ओमार सोनार बांग्ला है, इसके जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है या नेशनल लैंग्वेज कह सकते हो, राष्ट्रीय भाषा, ये है बंगाली। अब देखिए यहाँ का जो नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, ये दो माने जाते हैं। एक तो है शापला और लिली। राष्ट्रीय पशु ये है रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय फल जो है ये है, इसको कहते हैं जैक फ्रूट। आप कह सकते हो कटहल। ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम का वृक्ष है। तो आम यहां का राष्ट्रीय फल नहीं है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है और ये जो राष्ट्रीय वृक्ष में आता है, जबकि फल इसका कटहल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि ये है काजी नजरुल इस्लाम। ये भी आया हुआ एग्जाम में। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, ये है ओरिएंटल मैगपी, जिसे रोबिन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय खेल ये कबड्डी है। ये जो कबड्डी है इसको यहां पर जाना जाता है, इसको जो बोलते हैं हाडूडू, हाडूडू के नाम से जानते हैं। लेकिन आपके जो ऑप्शन आया हुआ है वो कबड्डी ही आया हुआ है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कबड्डी को बांग्लादेश में हाडूडू के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी जमुना। ध्यान रखना, जमुना है, यमुना नहीं है ये। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश में हीरो की। हीरो, एक हीरो का टैग भी दिया जाता है। ये दो रूप में होता है। एक तो होता है नेशनल हीरो और एक होता है हिस्टोरिकल हीरो। ये है मोहम्मद अटल ओस्मानी। और जो हिस्टोरिकल हीरो है ये दो है, सिराजुद्दौला, आप जानते हो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक शमशेर गाजी, ये इतिहास से रिलेटेड है। अब हेडिंग डालिए विशेष। यहां पर हम कुछ विशेष बातें करेंगे, जिसमें पहला लिखिए मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश से संबंधित है, लिख दीजिए। ये बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट बिजनेस से संबंधित है। माइक्रो क्रेडिट बिजनेस से संबंधित है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लिखिए, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कियो
क्रेडोंग, ये नाम याद रखना है आपने। सबसे ऊंची चोटी बांग्लादेश की ये होती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन कौन सी चलती है? दो ट्रेन चलती है। एक तो है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये 2009 में चली थी और ये चलती है कलकत्ता से ढाका। और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, इस पे तो क्वेश्चन भी आ चुका है, हालांकि मैत्री पे भी आ चुका है। ये 2017 में चली थी, कलकत्ता से खुलना, ये खुलना बांग्लादेश का एक स्थान है। अब विशेष में चौथा लिखिए, बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान, जैसे अपने भारत रत्न होता है वैसे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान, ये है। एक लाइन लिख दीजिए, यह बांग्लादेश में 1971 में, यह बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले भारतीय जवानों, मतलब भारत के जो सेना के लोग थे, भारतीय जवानों, व उनसे संबंधित लोगों को दिया जाता है। क्लियर? तो 1971 में जो बांग्लादेश से जब बना था, तब जो एक स्वाधीनता संग्राम हुआ था जिसकी चर्चा आपने पहले कर चुके हैं, उसमें जो भारतीयों ने सहयोग किया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारत के सहयोग से मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ था, तो भारतीयों ने जो सहयोग किया था वो जो सैनिक थे उनको और उससे संबंधित लोगों को दिया जाता है। अब उनसे संबंधित लोग कौन से हो गए? वो भारतीय लोग भी हो गए और बांग्लादेश के भी हो गए। और यहाँ पर आपको जानकर बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये जो पहला सम्मान है, पहला सम्मान जो है ये मिला था इंदिरा गांधी को, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला था। अब देखो, इन्हें जो सम्मान मिला था 2011 में मिला था। अब देखिए अन्य भारतीय, मैं यहां भारतीयों की बात करूंगा। अन्य भारतीय कौन से हैं? जैसे प्रणब मुखर्जी, इनको भी 2012 में मिला था। और बाबू जगजीवन राम, इनको भी 2012 में मिला था। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, इसका ध्यान रखें। तो पहला सम्मान इंदिरा गांधी को। आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, एक तो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पहली बात तो यही बन जाता है। दूसरी बात, कौन से भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो अब तक ये 3 भारतीयों को सम्मानित किया जा चुका है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके अलावा बांग्लादेश के संबंध में जो भी अपडेट है, ये करंट अपडेट करना है, वो अपने वहां चलता रहेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, नेबरिंग कंट्री की सीरीज के तहत आज हमने बांग्लादेश को जानने का प्रयास किया। ये बांग्लादेश आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखें। इसके बाद में हमारे जो देश बच गए हैं, अन्य पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, अफ़गानिस्तान है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।